नमस्कार छात्र छात्राओं। तृतीय वर्ष की भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम चंबल घाटी परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे और चंबल घाटी परियोजना की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। छात्र छात्राओं, चंबल घाटी परियोजना जो का प्रारंभ है वो तो 1943 में ही हो चुका था। चंबल नदी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहने वाली और बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने वाली एक ऐसी नदी है जो गंगा क्रम में मिलती है और एक बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियों में से एक है और लंबा मार्ग तय करती हुई राजस्थान और मध्य प्रदेश को सींचती हुई यह गंगा के क्रम में मिल जाती है। इस नदी पर क्योंकि साल भर जल नहीं रहता है, साल के कुछ समय ही जल रहता है, तो उसकी सिंचाई को की क्षमता को बढ़ाना और उसका जो बाढ़ के प्रकोप को कम करना और चंबल क्षेत्र के अंदर जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों को साथ में लेते हुए इस बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारंभ किया गया। 1943 के बाद जब ये परियोजना प्रारंभ हुई तो इसमें 3 चरण थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। हर चरण में एक प्रमुख बांध बांधा गया, उस बांध के साथ जल विद्युत संयंत्र लगाए गए। सबसे पहले चरण में जो 1960 में बनकर तैयार हुआ, उसमें गांधी सागर बांध बनाया गया और कोटा बैराज बांध पर जल विद्युत संप्रेषण की इकाइयां लगाई गई और गांधी सागर बांध जो कानपुर तहसील में बना है उसके साथ साथ गांधी सागर बांध पर 28 हजार किलोवाट शक्ति की 5 संयंत्र लगाए गए जल विद्युत उत्पादन की, जिससे 115 मेगावाट जल विद्युत क्षमता उत्पन्न की गई। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध नेक्स्ट बांधा गया और भोपाल में इसका एक जल विद्युत गृह स्थापित किया गया जिसमें 43 हजार किलोवाट की 4 इकाइयां लगाई गई और कुल 172 मेगावाट जल विद्युत इस संयंत्र द्वारा पैदा की जा रही थी। तो राणा प्रताप सागर बांध के बाद कोटा सागर या जवाहर सागर बांध बांधा गया। कोटा सागर और जवाहर सागर बांध के अंतर्गत भी न केवल बांध बनाया गया, उसके साथ जल विद्युत गृह भी बनाया गया। उसमें 3 संयंत्र लगाए गए, प्रत्येक की क्षमता 33,000 किलोवाट थी। ऐसे 99,000 किलोवाट जल विद्युत क्षमता इससे पैदा की गई। इन सभी से सिंचाई भी होती थी और जल विद्युत भी पैदा की जाती थी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कहते हैं बैराज और बांध, इन दोनों में अंतर क्या है। बांध तो किसी सकड़े इलाके पर बांध कर नदी के पानी को रोका जाता है नदी के मुहाने पर, ताकि पीछे एक भराव क्षेत्र बन सके, पानी ऊपर उठ सके और फिर उस पानी को धीरे धीरे छोड़कर उससे जल विद्युत बनाई जाती है। बैराज मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनता है, जिसका आकार बांध से काफी बड़ा भी होता है और उसमें जो मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ पानी का संग्रहण होता है, पानी के लेवल को ऊपर उठाना होता है। तो जो कोटा बैराज बांधा गया, ये एक बहुत ही विस्तृत बांध था, यानी विस्तृत क्षेत्र में पानी को रोका गया और इससे 2 नहरें निकाली गई, दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर थोड़ा राजस्थान में चलती हुई फिर मध्य प्रदेश में चली जाती है और मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। वहीं इसकी जो बाई नहर है वो बाई नहर राजस्थान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो बांध और बैराज का बेसिक डिफरेंस ये है कि बैराज को बांधने का उद्देश्य मुख्य जो होता है वो सिंचाई होता है और सिंचाई के लिए क्योंकि हमें नहरें बनानी है और नहरों को पानी पहुंचाना है, तो नहरों में पानी पहुंचाने के लिए हमें उसको ऊपर उठाना पड़ता है और ऊपर उठाने के लिए बैराज बांधे जाते हैं। तो जो ये कोटा बैराज बनाया गया वो कोटा बांध से 16 किलोमीटर आगे है, कोटा नगर के पास है। इससे 1954 में इसका निर्माण शुरू किया, यानी प्रथम चरण में ही जवाहर सागर गांधी सागर बांध के साथ ही इसको बनाना शुरू कर दिया गया था। 600 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। इसकी जल ग्रहण क्षमता जो है 74,460 लाख घन मीटर है। आप अपेक्षा कर सकते हैं कितना बड़ा यह क्षेत्र होगा। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक दाहिनी नहर है जो 120 किलोमीटर राजस्थान में बहने के बाद 305 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, यानी काफी लंबी नहर है। और बाई नहर है जो राजस्थान में सिंचाई करती है, इसकी क्षमता 1070 क्यूसेक है। ये 1.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचती है राजस्थान में। बाई नहर जो राजस्थान में सिंचाई करती है, इसकी कई सारी शाखाएं, उप शाखाएं और प्रशाखाएं बना दी गई हैं, जिससे आपका कोटा, बूंदी, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर सिंचाई हो रही है। तो ये पूरी जो नहर है इसका पूरा एक जाल बना दिया गया है इस पूरे क्षेत्र में और 4 जिलों में विस्तृत रूप से इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। अब धीरे धीरे इसकी वितरिकाएं और उसके क्षेत्र को बढ़ाकर इस पे काम किया जा रहा है।
अब आप जानते हैं कि चंबल का जो क्षेत्र है, हाड़ौती का जो क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है और एक समान धरातल का नहीं है। जहाँ ढाल क्षेत्र नदी का मिल जाता है वहाँ नहरें बनाना आसान है, परंतु जिन जगहों पर बहाव क्षेत्र की सुविधा नहीं है यानी ढाल की सुविधा नहीं है, वहाँ पर लिफ्ट नहरें बनाई गई और 8 लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं इसके अंदर। राजस्थान में पहली जालीपुर लिफ्ट स्कीम जो कि कोटा में है, दिगोद लिफ्ट स्कीम ये भी कोटा में है, अंता लिफ्ट जो बारा में है, अंता में एक विद्युत गृह भी बनाया गया है गैस आधारित। फिर है पचेल लिफ्ट स्कीम बारा में, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम बारा में, सौरखंड लिफ्ट स्कीम बारा और कचारी लिफ्ट स्कीम बारा। ऐसे करके कुल 8 लिफ्ट स्कीम्स बनाई गई है। लिफ्ट स्कीम का मतलब है कि जब पानी को हमें ढाल के विरुद्ध ले जाना है, अगर पानी का ढाल अगर हम जिस तरफ नहर बनाना चाहते हैं तो उस तरफ ढाल नहीं है तो पानी उस तरफ स्वतः नहीं बहेगा। ऐसी स्थिति में पानी को धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है, चैनल गेट लगाए जाते हैं। चैनल गेट लगने से पानी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और ऊंचा हो जाता है। जब वो ऊंचा हो जाता है वो चैनल गेट के पार जाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर आगे भी यही काम किया जाता है, लगातार उसको भरने दिया जाता है और अगले चैनल गेट से वो फिर अगले चैनल गेट की यानी कम से कम ऊर्जा खर्च करके ऐसे क्रमवार रूप से पानी को ऊपर उठाया जाता है। यानी पीछे पानी का संग्रहण बनाया जाता है, उसको वर्टिकल अपलिफ्ट किया जाता है। जब पानी वर्टिकल अपलिफ्ट होता है उससे आगे बढ़ाया जाता है। कई जगह पर मशीन द्वारा और पंपों द्वारा भी अपलिफ्टमेंट किए जाते हैं। तो इस तरह से जो अपलिफ्टमेंट कोटा और 12 जिलों में हो, इससे 15,600 हेक्टेयर भूमि पर इस अपलिफ्टमेंट से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है और सिंचाई सुविधा में विस्तार हुआ है। तो ये दो प्रमुख सिंचाई सुविधाएं थी जो राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं थी जिसका हम राजस्थान के उद्देश्य से पढ़ते हैं। इसके अलावा देश की एक बड़ी परियोजना जो पंजाब हरियाणा में बनी है, उनकी संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। उससे पानी भी राजस्थान को मिलता है और कुछ मात्रा में नहरी व्यवस्था से भाखड़ा की जो मुख्य नहर है वो राजस्थान में भी कुछ मात्रा में सिंचाई प्रदान करती है। इसकी नरवाना जो शाखा है ये हमारे को सिंचाई देती है। इसके अलावा व्यास परियोजना का पानी भी राजस्थान को मिलता है कुछ मात्रा में। व्यास सतलज लिंक परियोजना का पानी भी राजस्थान तक पहुंचता है। यमुना जल सिंचाई परियोजना का पानी भी राजस्थान को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी भारत की परियोजनाएं हैं जिनका सुविधा भारत राजस्थान को भी उपलब्ध हुई है। और माही बजाज सागर जो आप जानते हैं हमारे आदिवासी अंचल डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ये परियोजना है, माही नदी पर बनी हुई। इसका जल भी राजस्थान में सिंचाई के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। तो धीरे धीरे राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए कई सारी इस तरह की बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं जिनसे न केवल जल की उपलब्धता हो सिंचाई के लिए बल्कि विद्युत की उपलब्धता भी हो सके। आप जानते हैं कि राजस्थान एक ऊबड़ खाबड़ धरातल वाला क्षेत्र है यानी समतल क्षेत्र नहीं है। ऐसे में बांध बांधने की बहुत सुविधा है क्योंकि प्राकृतिक रूप से कई ऐसे मोड़ मिल जाते हैं आपको जहाँ पर नदी का मार्ग सकड़ा होता है और आसपास पहाड़ होने की वजह से एक छोटे क्षेत्र में अगर पानी को रोक दिया जाए तो पीछे एक बड़ी झील का निर्माण हो जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों में झीलों का निर्माण करना और बांध बांधना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि पहली बात तो प्राकृतिक रूप से सुविधा उपलब्ध हो जाती है और दूसरा धरातल कठोर होता है। ऐसे में सीपेज की समस्या नहीं आती यानी पानी का नीचे की तरफ सांद्रण नहीं हो पाता है और बड़े पैमाने पर जल भराव बन जाते हैं। तो इस तरह से राजस्थान में कई सारी परियोजना बनाकर राजस्थान में पानी पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान की नदियां पेरिनियल्स नहीं है, पेरिनियल्स मतलब साल भर बहने वाली नहीं है। तो कई जगहों पर तो पेरिनियल रिवर्स का पानी भी राजस्थान में पहुंचाया जा रहा है जो उत्तरी राजस्थान में ही संभव है और कई जगहों पर दूसरी नदियों से जो मौसमी है उनके पानी को इकट्ठा करके साल भर सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आज हमने राजस्थान में सिंचाई के बारे में देखा। अगली कक्षाओं में हम राजस्थान के कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।